नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो ट्रंप साहब तो धमकी देते रह गए और ब्रिटेन के साथ मोदी साहब पहुंच गए। इसके बावजूद के मानसून सत्र चल रहा है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पटना से लेकर के और दिल्ली संसद भवन परिसर तक जरा हंगामे हो हुल्ले हो रहे हैं। पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री गए और ब्रिटेन के साथ उन्होंने एफटीए साइन कर लिया। जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही है। और नो डाउट पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से ब्रिटेन के साथ लंबी वार्ताएं चल रही थी, एक दूसरे को तोल भी रहे थे और कहाँ कौन झुक सकता है, कौन नहीं झुक सकता है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गिव एंड टेक की स्थितियां बन सकती हैं। और अल्टीमेटली चीजें सिरे चढ़ गई और ये एफटीए हो गया, इसका ऐलान हो गया और दोनों ही पक्ष काफी खुश दिखाई दे रहे थे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय सरदाना साहब और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रेड डील हुई है, फ्री ट्रेड डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या है, भारत के लिए कितना ये फायदेमंद है, अमेरिका से सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही है और इससे क्या ट्रंप के लिए कोई सीख लेने की जरूरत है। जिस तरीके से वो दुनिया भर को धमका रहे हैं कि आइए और हमारे साथ डील करिए, नहीं तो हम इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे। तो ये नीति उनकी कारगर होगी या नहीं होगी। हो सकता है कुछ देशों के लिए हो जाए, लेकिन सब पर तो आपकी धमकियां लागू नहीं होती है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। प्रणाम। तो विजय जी, सबसे पहले तो एफटीए के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि ब्रिटेन से आने वाली कौन सी चीजें अब सस्ती होंगी और भारत के लिए भी ब्रिटेन का जो मार्केट है वो किस तरीके से थोड़ा सुलभ हो जाएगा। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत। सर, ये जो आज हम एफटीए की बात कर रहे हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डील हम लोगों ने करी है यूके के साथ, ये बेसिकली इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है और इसमें बहुत समय से चर्चा चल रही थी। कई सालों से इस बात को लेकर चर्चा थी कि किस तरह से इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई बात हो जाती थी और ये मामला अटक जाता था। तो लेकिन अब ये बात हो गई क्योंकि दोनों तरफ से जरूरत थी। जिस तरह से ट्रंप साहब कार्रवाई कर रहे थे, यूके को धमका रहे थे, इंडिया को धमका रहे थे। हालांकि यूके और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन भी हो गया, लेकिन कुल मिला के स्थिति ये रही कि दोनों देशों की जरूरत थी कि हम अब अमेरिका के या बाकी दोस्त जो लोग हैं अपने अपने एजेंडा की बात कर रहे हैं, तो जो अपने हित हैं जिन देशों के साथ हैं उनको हम एनकरेज करेंगे। तो ये एक जो ट्रेड डील है, ये काफी समय से एजेंडा में तो थी भारत सरकार के और यूके के, लेकिन अब ये हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, कि अगर जी हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें, खासकर ट्रेड प्रोडक्ट्स को लेकर, आपको पता है, दुनिया जानती है कि दुनिया में आज सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस अगर कहीं है तो वो है भारत में। और जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है, अगर मैं ये भी कहूँ कि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है, तो पूरी दुनिया को लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और इसीलिए हर आदमी यहाँ पे घुसना चाहता है। ट्रंप साहब को भी ये बात समझ में आ रही है, नहीं तो अगर उनका बस चलता तो वो पहले दिन ही
आपको पता है कि बाकी देशों से किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं। वो गाली गलौज करते और कहते हमें नहीं करना, भाड़ में जाओ, हम आप पे 100% टैरिफ लगा देंगे, 500 लगा देंगे, वो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन उनको भी ये बात समझ में आती है कि चाइना ने जिस तरह से ट्रंप साहब के लिए मुश्किलें खड़ी की हुई हैं और लगातार एक-एक करके वो अमेरिका से अपने आप को डिटैच करता जा रहा है। तो अब ट्रंप साहब के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई कि अब मेरे को चाइना जितना बड़ा बाजार कहाँ मिलेगा? इसीलिए भारत की ज़रूरत है। हम कुछ भी बोलें, एंड ऑफ द डे ज़रूरत तो अमेरिका को भारत की ज़्यादा है। और कभी-कभी हम लोग इस चक्कर में रह जाते हैं कि अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी आएगी, हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो स्थिति एग्रीकल्चर की पॉलिटिकल स्थिति हिंदुस्तान में है, वही अमेरिका में। आज ट्रंप साहब के लिए जो सबसे बड़ा उनका वोट बैंक है, जिन्होंने उनको सत्ता में पहुंचाया, वो है वहां का किसान। और ये वादा करके आए थे कि मैं आपको दुनिया का बड़ा बाजार खोल के दूंगा ताकि आप आराम से अपना माल बेच सको। उनकी निगाहें थी भारत पे। लेकिन भारत सरकार ने स्टैंड ले लिया कि हम नहीं खोलेंगे, अब आपको जो करना है आप कर लो। ट्रंप साहब को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना स्ट्रांग स्टैंड लेगा। अब स्थिति ये हो गई कि भारत ने तो बाजार खोला नहीं, और जब इन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाए तो चाइना ने धीरे-धीरे करके अमेरिका से माल खरीदना ही बंद कर दिया। वहां की कंपनियों ने, जो पहले वो अमेरिका को ऑर्डर देते थे, अब उन्होंने वही ऑर्डर ब्राजील को देना शुरू कर दिया। तो अभी तक स्थिति यह है कि पिछले 3 महीने के अंदर करीब $20 बिलियन का एग्रीकल्चर ट्रेड का नुकसान हो चुका है अमेरिका को। और अमेरिका के किसानों की मुश्किलें ये खड़ी हो गई हैं कि जब हमारे से कस्टमर बात ही नहीं कर रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि अगले साल उनकी क्या डिमांड है, क्या क्वालिटी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम खेती कैसे करें? और बिल्कुल। अगर खेती कर लें, तो उस खेती का अगर बेचने के लिए या बाजार सामने नहीं दिख रहा है, तो वहां पे तो बड़े खेत हैं, वो बैंकों से लोन लेते हैं, हैवी मशीनरीज हैं। तो स्थिति ये हो गई है कि अब बैंकों से भी लोन लें और माल नहीं बिके तो लोन कैसे चुकाएंगे? बहुत सारे किसान जो हैं वहां पे, उनको ऑलरेडी बैंकों ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। एक तो समस्या ये हो गई प्रेसिडेंट मतलब कि किसानों की, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पॉलिसी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो गई वो ये कि कुल मिला के जिस तरह से इमिग्रेशन का इन्होंने झंडा उठाया कि भाई हम विदेशियों को आके काम नहीं करने देंगे अमेरिका में, तो जितने फार्म वर्कर्स थे वो भी वहां से चले गए। तो ना उनको अब किसान मिल रहा है, मतलब कि खेती के लिए मजदूर मिल रहा है। कितनी भी आप मशीनें रख लो, मशीन चलाने के लिए ड्राइवर भी चाहिए, गोडाउन के लिए भी सही। आदमी चाहिए, बाकी वेयर हाउसिंग भी चाहिए। तो कुल मिला के उनकी स्थिति अब ये हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और दूसरी तरफ, क्योंकि जब माल बिक नहीं रहा, प्रोडक्शन आ रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन चलता जा रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका में दाम गिरते जा रहे हैं। तो जो लागत थी प्रोडक्शन की, उससे भी नीचे दाम हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकन प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म होती जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो लोग हैं वो रिटेलिएट कर रहे हैं। अब खुल के तो कोई प्रेसिडेंट ट्रंप को बोलेगा नहीं कि तुम हमें सही। तंग करोगे तो हम भी तुम्हें करेंगे। तो चुपचाप लोगों ने अमेरिकन किसानों के प्रोडक्ट पे ऑर्डर देना ही बंद कर दिया। टेक्निकली जो अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट हो रहा है एक हिसाब से। यहां पे आके जो मतलब किसान है अमेरिका का, वो फंस गया। रेट हो गए कम, बाजार है नहीं, अपने यहाँ पे खपत है नहीं, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है अमेरिका में प्रोडक्शन की, फूड प्रोडक्शन की, अमेरिका उससे 3 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करता था, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता था। राइट। अब एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, तो फंस गए। अब ये स्थिति हो गई। इसीलिए अभी भी ट्रंप साहब लगे हुए हैं कि किसी तरह से भारत को हम मना लें कि भैया जो चाइना हमसे माल नहीं ले रहा है, कम से कम तुम ले लो, मेरा वोट बैंक बच जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आयात हुआ, खासकर कमोडिटीज का, और भारत में रेट गिरे, तब क्या होगा?
तब स्थिति और यहां भारत में विचित्र होगी। तो मोदी साहब के लिए भी आसान नहीं है कि ट्रंप साहब की बातों को मान लें, और ट्रंप साहब को अमेरिका का रिटेलिएशन समझ में आ रहा है कि मेरी खेती बर्बाद हो रही है। तो ये सब स्थितियां देखते हुए हर आदमी नया बाजार ढूंढ रहा है। एक तो ये एंगल है। दूसरा, जो यूके के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें एजेंडा बहुत क्लियर है सर। क्योंकि दोनों देश चाहते हैं कि भाई अमेरिका के ऊपर से निर्भरता कम की जाए, क्योंकि अगले 4 साल तो पता नहीं अमेरिका में क्या होने वाला है, ट्रंप साहब क्या करने वाले हैं, किसी को नहीं पता। तो अब 4 साल में अचानक वो झटका दे दें कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो इससे बेहतर है कि हम आपस में ही एक दूसरे को संभाल लें। और यही कारण है कि आज ब्रिक्स जो है वो मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि ब्रिक्स के देश चाहते हैं कि हम आपस में कोऑपरेट करें और अमेरिका के ऊपर जो भरोसा है या डिपेंडेंसी है, हम उसको कम करें। इससे भी ट्रंप साहब चिढ़े हुए हैं। तो कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सर ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसके कारण बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, और भारत और यूके के बीच में ये एफटीए काफी समय से लंबित था। अब ये साइन हो गया है, तो अब स्थितियां सुधरेंगी सर। विजय जी, 3-4 घटनाक्रम हैं। G20 समिट, G7 समिट में जब कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री, तो बड़ा हंसी मजाक के माहौल में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा कि आजकल बड़ा ट्विटर ट्विटर खेल रहे हो, बड़े छाए हुए हो। तो एक तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहली बार एक ओपन व्यंग्यात्मक अटैक था। दूसरी बात ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, 30-35 मिनट बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि आप वॉशिंगटन होते हुए चले जाओ, मोदी ने मना कर दिया। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि आसिम मुनीर वहां बैठे हुए थे, बड़ी भद पिटने वाली थी, और ट्रंप जो है जाने अनजाने में मोदी जी को एक तरीके से फंसाने का काम कर रहे थे। तीसरे, जो हमारे प्रतिनिधि मंडल ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशन करने के लिए गए, वो 3-3, 4-4 दिन वहां बैठे और उसके बाद दिल्ली लौट आए। अब ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। पहले 9 जुलाई का वक्त दिया गया कि 9 जुलाई तक कर लो। भारत ने कहा कि हम कोई डेडलाइन मानेंगे नहीं, कोई तारीख का दबाव हमारे ऊपर नहीं है। अब उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से पहले कर लो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भारत अभी भी बहुत बेफिक्री के आलम में दिखाई दे रहा है, और उसका कहना है कि भाई हमारी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हम आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। ट्रंप साहब ने अपने आप को फंसा लिया है। सर ट्रंप साहब तो देखिए कई एंगल से फंस गए हैं। भारत बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। ट्रंप के सिर पे जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है वो ये कि एक तरफ उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इजराइल, गाजा, ईरान, यूक्रेन, रशिया, उनको एक तरफ तो पूरी तरह से हथियारों पे खर्चा करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आज ट्रंप साहब ये हथियारों पे पैसा नहीं लगाएंगे, तो ये बात तो मैं आज आपको बता रहा हूं बहुत क्लियरली कि यूक्रेन वॉर तो यूरोप हारेगा। और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी। मैं एक नॉर्वे के एम्बेसी के फंक्शन में था, वहां काफी सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स, यूरोपियन डिप्लोमेट्स थे। तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी। तो जब हम लोग बैठ के वहां खाना खा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग यूक्रेन, वाई यू आर साइडिंग विद रशिया। तो उस समय मैंने उनको जोकिंगली ये कहा था, मैंने कहा आज तक यूक्रेन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, यूएन में हमेशा इंडिया के खिलाफ वोट किया है। वाई यू आर आस्किंग अस help now when you were against India in every forum? How you can expect India to stand with you all the time? तो उन्होंने कहा कि भाई इज दिस ए पे बैक टाइम। तो मैंने कहा व्हाट इज डिप्लोमेसी, व्हाई यूक्रेन वाज अपोजिंग इंडिया। भाई आप क्या कर रहे थे उस समय, आपको क्या लग रहा था उस समय? आप अपना हित देख रहे थे। आज अगर हम अपना हित देखेंगे तो उसमें एतराज क्या? खैर वो मुद्दा अलग रहा, लेकिन तब भी मैंने उनको यही कहा था कि देखिए आप
आप लोगों ने ना यूक्रेन को मरवा दिया, रशिया को तो आप हरा नहीं सकते। और रशिया अगर मैदान में उतरा है और उसका नुकसान हुआ है तो वो बगैर कुछ ना कुछ कब्जा किए या अपने फेवर में डिसीजन लिए बगैर अपनी जनता को तो पुतिन साहब जाके कह नहीं सकते कि मैं 3 साल लड़ा और मैं खाली हाथ आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ बिल्कुल। ना कुछ तो वो अपने साथ लेके जाएंगे जैसा भी है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो जो परिस्थितियां इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है वो बहुत विकट है। मैं ये बात कर रहा हूं राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो डिसीजन लिए हैं वो किसी कहीं से भी मुझे तो लॉजिकल नहीं लग रहे। क्योंकि आप चाहते हो कि भाई ट्रेड हो, बिल्कुल ठीक है। आपने धमकाया कि आप ट्रेड करो नहीं तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। कंट्रीज ने कहा लगा लो, आप भी लगा लोगे तो हम भी लगा लेंगे। बिल्कुल। और मीनवाइल हर देश ने अपने अपने रास्ते अमेरिका से बदलने शुरू कर दिए। और जब हमको लगा कि भाई मैंने 90 दिन का टाइम दिया है कि मैं 7 जुलाई को इसको 9 जुलाई को आके मैं इस पे नए ढंग से इस पे काम करूंगा और तब तक मैं 90 एग्रीमेंट साइन कर लूंगा, तब तक इनके सिर्फ 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे। ऐसी स्थिति के अंदर इनके लिए मुश्किल ये हो गई कि जो इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं। ऊपर से चाइना ने जो अपना गेम खेलना था रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर और बाकी चीजों को लेकर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के होश उड़ गए कि जो काम हमने करना था उससे ज्यादा तो नुकसान हो गया। दूसरी तरफ बगैर कुछ कहे चाइना ने ऑर्डर प्लेस करने शुरू कर दिए ब्राजील में, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो सबको ये पता है कि एग्रीकल्चर में अमेरिका में सिर्फ 2% आबादी है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। जैसे भारत में हम 60-70% बोलते हैं, अमेरिका में सिर्फ 2% आबादी है। और जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो लेस देन 1% है। तो कहने को एग्रीकल्चर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सवाल इस बात का आ गया कि अब ट्रंप साहब क्या करें। माल उनका बिक नहीं रहा, धमकी उन्होंने दी वो काम नहीं कर रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और आपने जिन लोगों को कहा है कि आप आइए अमेरिका में इन्वेस्ट करिए, अब वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्योंकि उनको यही समझ में नहीं आ रहा, ट्रंप साहब रोज गेम बदलते हैं, हम वहां फैक्ट्री लगाए, रॉ मटेरियल हमको चाइना से लाना है और रॉ मटेरियल के ऊपर भी अगर टैक्स लग गया तो फिर यहाँ फैक्ट्री लगाने का फायदा क्या है। तो स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। लेकिन उनको खुश करने के लिए लोगों ने बोल दिया कि हम 100 बिलियन 200 बिलियन आपके यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। कब करेंगे तब तक उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी स्थिति के अंदर आज समस्या ये हो गई है कि कोई उनके काबू में नहीं आ रहा। और भारत को वो अभी भी सॉफ्ट स्टेट मान रहे हैं कि हम दबाव डाल देंगे और भारत सरकार मान जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। उनका मेजर एजेंडा है कि किसानों का माल बिक जाए। विजय जी। टेक्नोलॉजी के मामले में उनको ये पता है कि टेक्नोलॉजी तो आईपीआर हमारा है, पेटेंट हमारा है, इंडिया क्या कर लेगा। हमसे लाइसेंस मांगेगा तो रॉयल्टी देगा। हम लाइसेंस दें या ना दें अलग चीज है। टेक्नोलॉजी में कोई नया इनोवेशन आ गया तो पुरानी टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये स्थिति है। तो कुल मिला के जो एग्रीकल्चर है वो पेच फंसा हुआ है। मैं ये पूछ रहा था कि टेस्ला के ओनर को उन्होंने कहा कि आप भारत में कंपनी यूनिट मत डालो। उन्होंने आज ही टेक कंपनियों से कल टेक कंपनियों से कहा कि भारत से लोगों को भर्ती मत करो, अमेरिका से लोगों की भर्ती करो। और कई दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने भारत के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोला हुआ है, या तो भारत को प्रेशराइज करने के लिए, या तो वो बदले हुए भारत को समझ नहीं पा रहे हैं और लीडरशिप को भी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने को लेकर के भी 24-25 बार दावेदारी कर दी और कई दूसरी ऐसी मैं कहूंगा कि धमकियां देने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इन चीजों से बात बनेगी या बिगड़ेगी?
देखिए, जहां तक बात है, इस समय अगर आप देखें, इन दो चीजों को बड़ा इंटरेस्टिंग वे में देख रहे हैं। आज अगर अमेरिका ये बोलता है कि मेरा ट्रेड डेफिसिट है, इसीलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूं ताकि विदेशी माल अमेरिका में आके नहीं बिके, कोई ट्रंप साहब से ये तो पूछे कि ये विदेशी माल ला कौन रहा है। आप वॉलमार्ट पे ताला लगा दो, विदेशी माल आना बंद हो जाएगा। वॉलमार्ट की सारी फैक्ट्रियां चाइना में है। जितनी अमेरिका की सुपरमार्केट हैं, ये तो सब चाइना से खरीद रही है ना। आप भारत को, चाइना को गाली दे रहे हो, आप अपनी कंपनियों को बंद कर दो ना। आप वॉलमार्ट और टारगेट को बोलो कि आप कोई माल चाइना से नहीं खरीदोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देशों को दोषी बना रहे हो, लेकिन जो आपकी अपनी कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं, आप उनको तो रोक नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने रोक दिया तो ये सारा जो आपका इकोनॉमी है, ये बेटा बैठ जाएगा। लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। पिछले 40 साल में आपकी मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे शिफ्ट होकर चाइना चली गई। ये तो था प्रोडक्ट साइड की बात। अब रही बात सर्विसेज की, भारत पे हम टैरिफ लगाएंगे, आप भारत के लोगों से इस्तेमाल मत करो। भाई, भारत ने कोई बैठे बैठाए जो लोग आपकी अमेरिकन कंपनीज हायर कर रही हैं, वो क्यों हायर कर रही हैं? कहीं नहीं लिखा है कि आपको भारतीय एम्प्लॉय हायर करना चाहिए। अगर वो कंपनियां भारत के जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको अपने यहाँ पे नौकरी दे रही हैं, ये उनकी मजबूरी है। क्योंकि अगर दुनिया में कहीं उनको और मैन पावर मिलता तो वो वही चले जाते। किसी ने रोका तो था नहीं। प्रयास तो वो कर ही रहे हैं, फिलीपींस में खोल रहे हैं, थाईलैंड में खोल रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, इवन पाकिस्तान में कॉल सेंटर खोल रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हैं, आयरलैंड में है, बाकी जगह पे है। अब सवाल इस बात का है कि किसी ने उनको रोका नहीं था, लेकिन अमेरिकन कंपनीज को भी पता है कि जो स्किल सेट, जो काबिलियत भारत के इंजीनियर्स में है, वो दुनिया में बाकी जगह उतनी नहीं है। तो जहां उनको जिस तरह का टेक्निकल मैन पावर चाहिए, उस तरह का वो काम करते हैं। लेकिन ट्रंप साहब का ये कहना कि अब आप भारत के नागरिकों को अपने यहाँ पे काम मत दो या उनको जॉब मत दो, तो आप कहां से लाओगे? आप रातों रात लोगों को आईटी सिस्टम सिखा सकते हो क्या? सबसे पहले तो उनको अंग्रेजी सिखानी होगी। अब पाकिस्तान में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं जो आपके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे? या बिल्कुल। श्रीलंका में या बांग्लादेश में या बाकी देशों में आपके पास मैन पावर होनी चाहिए ना, जो आपकी बात को समझे। और फिर प्रोग्रामिंग कोई ताश के पत्ते तो है नहीं कि एक झुंड लगा के बैठ गए और खेलना शुरू कर दिया। आपको स्किल आनी चाहिए, आपके पीछे पूरा एजुकेशन जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, उतनी मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रोग्रामिंग कर सकें। सर, आप तो जर्नलिज्म से हैं। आज अगर मैं किसी बच्चे को एबीसीडी सिखा दूं तो वो कोई स्टोरी बुक लिखना तो नहीं शुरू कर देगा ना सर। वो कवि तो नहीं बन जाएगा, कविताएं तो नहीं लिख सकता। हालांकि उसको इंग्लिश हिंदी सब आती है, लेकिन वो ना राइटर बन सकता है ना पोएट बन सकता है, क्योंकि उसमें वो स्किल सेट नहीं है, उसका बेंट ऑफ माइंड नहीं है। तो आईटी में भी यही है। अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है, आईटी स्किल के लिए आपको जो नॉलेज चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। तो ट्रंप साहब ने जो बोला है कि भाई आप भारत के एग्जीक्यूटिव्स को मत हायर करो, अल्टरनेट ये है कि अपनी ही कंपनियों को फिर यूनिवर्सिटीज खोलनी होगी, लोगों को सिखाना होगा, 5 साल लगेंगे, पहला बैच आएगा। तब तक आप काम बंद कर दो, हमें क्या एतराज। और चाइना ने तो कर ही लिया ना। मैं तो कभी कभी इस बात को लेकर ताज्जुब करता हूं कि हम चाइना से क्यों नहीं सीखना चाहते। चाइना ने सर फोकस कर लिया है बहुत क्लियरली, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, कि डिजिटल डीकपलिंग। चाइना ने बिल्कुल अपनी रणनीति के हिसाब से, राष्ट्रीय रणनीति के हिसाब से कह दिया है कि मैं 2027 के बाद मुझे ना अमेरिकन सॉफ्टवेयर चाहिए ना हार्डवेयर चाहिए। उन्होंने अपनी रिसर्च करके अपने कंप्यूटर, अपने हार्डवेयर, अपना माइक्रोचिप, अपना सब कुछ बना लिया। हम लोग क्यों नहीं कर पाए? ये अपने आप में ताज्जुब है, क्योंकि काफी समय से हमें ये पता है कि दुनिया में इस तरह की धमकी चलेगी, लोग एक दूसरे को तंग करेंगे। तो भारत ने अपने लिए क्यों नहीं रणनीति बनाई कि हमें अमेरिका पे निर्भरता कम करनी है?
ये जो चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इस पे भारत को भी काम करना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और फिर जहां तक बात है टेक्नोलॉजी की, आज एक बात समझिए सर, फेसबुक है, यूट्यूब है, या गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनमें जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका 70% बिजनेस तो इंडिया से आता है। चाइनीज तो इनको यूज करते नहीं, और इनको हेड यूरोप भी में इंडियन कर पॉपुलेशन रहे है हैं। नहीं। है जी। हेड भी इंडियन कर रहे हैं, इनको हेड भी इंडियन कर रहे हैं। हाँ, हेड तो कर ही रहे हैं, मैं तो बाजार की बात कर रहा हूं सर। जी हाँ। तो इनकी स्थिति क्या है? इनकी स्थिति ये है कि इनके लिए चाइना का बाजार बंद है, रशिया का बाजार बंद है, अफ्रीका में इनको रेवेन्यू नहीं मिलता, आपकी यूरोप की पॉपुलेशन लिमिटेड है, फिर वहां पे भी लैंग्वेज चैलेंजेस हैं। तो इनके लिए 60 से 70% जो बाजार है सोशल मीडिया का दुनिया का, वो है भारत। और अगर भारत अपना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दे जैसे चाइना ने बनाया, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक का अल्टरनेट है, बाकी चीजें हैं, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल हो जाएगी अमेरिकन कंपनियों के लिए। एक यूपीआई हमने अभी लॉन्च किया है, इससे उनके सारे क्रेडिट कार्ड्स की नींदें उड़ी हुई। बिल्कुल। वीसा और मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कार्ड की, इन सब की नींदें उड़ गई हैं कि ये यूपीआई के चक्कर में हमारा बिजनेस खत्म हो गया, अब कोई क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार नहीं है। तो ये स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे सच्चाई, जिसको कहते हैं ना, सिंक इन होने में टाइम लगेगा, तब तक मुझे लगता है बहुत कुछ बदलेगा सर। और संक्षेप में अगर दर्शकों को समझाना हो कि ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड डील हुई है हमारी, एफटीए हुआ है, उससे अब क्या सुगमता होगी भारत भारत के लिए भी और ब्रिटेन के लिए भी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बताई जा रही है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। देखिए सर, बेसिक तरीके से मैं एक चीज बता दूं कि जितना भी हम भारत से एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादातर चीजें वो अब ड्यूटी फ्री यूके में जा सकेंगी, उन पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, टैरिफ के बगैर वो जा सकेंगी। इसका मतलब ये है, अगर मैं अभी आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें 8 से 10% तक ड्यूटी लगती थी। जैसे टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स थे, टेक्सटाइल से हमारे यहाँ से काफी टेक्सटाइल जाता है, उस पे करीब 8 से 16% ड्यूटी लगती थी, अब वो जीरो हो जाएगी। तो ये फायदा होगा। मैं कह रहा हूं कुछ पैसा वहां की जनता का बचेगा, कुछ हमारे यहाँ जो महंगा बिकता था, थोड़ा सा रेट यहाँ के लोग भी 2-5% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पहले वो 16% बढ़ के जाता था। तो 5-6% भारत का व्यापारी बढ़ा देगा, 10% वहां का कस्टमर कम कर देगा, तो 16% बढ़ जाएगा। तो ये इससे क्या है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स को भी फायदा है और वहां के कंज्यूमर्स को भी फायदा है। इसी तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी की मैं बात करूं या बाकी प्रोडक्ट्स की बात करूं, एग्री प्रोडक्ट्स में वहां पे 20 से 70% की कस्टम ड्यूटी थी यूके में, उसको भी घटा के जीरो कर दिया गया। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, अगर वो ढंग से काम करें, क्वालिटी पे ध्यान दें, क्योंकि टैरिफ बदले हैं, क्वालिटी नहीं बदली है, क्वालिटी नॉर्म्स वही है स्ट्रिक्ट अभी भी। तो अगर हमारी कंपनियों को इस एफटीए का फायदा उठाना है तो सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। ब्रिटेन के कानूनों के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये काफी हद तक है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में 14% तक ड्यूटी लगती थी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में 18 था। तो ये सब था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है सर, कि हम अगर ध्यान से देखें तो जितना यूके इंपोर्ट करता है दुनिया से, हम सिर्फ 1.8% ही है उसका हिस्सा। तो यूके और इंडिया के बीच में कोई बहुत बड़ा ट्रेड है नहीं, करीब 807 बिलियन डॉलर का वो इंपोर्ट करते हैं, उसमें हमारा जो शेयर है वो मात्र 14.5 बिलियन। तो हमारा कोई बहुत बड़ा हिस्सा है नहीं। और ज्यादातर जो प्रोडक्ट है जो हम ज्यादा क्वांटिटी में करते हैं, जैसे फ्यूल ऑयल है, मशीनें हैं, कैपिटल गुड्स हैं, पूरी दुनिया से यूके खरीदता है, ब्रिटेन खरीदता है, हमारा हिस्सा उसमें मात्र आप ये कह सकते हैं 2 से 3% है। जी जी। तो अगर हमारे यहाँ पे हम लोग
क्वालिटी इंप्रूव करें और टैरिफ अब 0 हो ही गया है, तो हम अपने एक्सपोर्ट को यूके को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इंटरनली काफी काम करना होगा। इसी तरह से जो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर मैं कहूं कि मार्केट शेयर इंडिया के प्रोडक्ट्स प्रेफर किए जाते हैं वहां पे, तो वहां पे स्थिति है कि वॉल्यूम बहुत कम है। जैसे आप सिल्क की बात कर लें, अब सिल्क भारत से बहुत जाता है। हम चावल की बात करें तो बासमती हमारे यहां से काफी जाता है। लेकिन समस्या ये आ गई है उस पूरे प्रोसेस में सर, कि वॉल्यूम बहुत कम है और उनकी खपत भी कम है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जो यूके है वो करीब, आप ये समझ लीजिए कि $28 मिलियन का सिल्क इंपोर्ट करता है। उस 28 में से $4 मिलियन भारत देता है। तो करीब 16%, 16.5% की हिस्सेदारी हमारी है, जो काफी बड़ी संख्या है। लेकिन सिर्फ $4 मिलियन ही है, मतलब 40-50 करोड़ रुपए का माल बेचते हैं हम। तो जहां पे हमारा हिस्सेदारी ज्यादा है, वहां पे वॉल्यूम बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री में इनोवेशंस लाने पड़ेंगे, गुणवत्ता पे ध्यान देना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि $800 बिलियन का बाजार है, अब हम उसको कितना फायदा उठा सकते हैं, ये तो फिर वक्त बताएगा। बिल्कुल सही बात है विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपडेट देने के लिए, और उसके पीछे के भी कारणों और प्रभावों पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।